औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है, यानी हम मुहर्रमुल हराम की ट्रांसमिशन के बाद पहली दफ़ा आपके सामने आए हैं। मुहर्रमुल हराम यानी ये हम कहेंगे कि मुहर्रम के लिए लोग कहते हैं कि 10 दिन के बाद मुहर्रम ख़त्म हो जाता है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, उसके बाद बीबियों की कुर्बानी शुरू होती है। यानी मुहर्रम का असल जो जुज़ है वो शुरू होता है 10 मुहर्रम के बाद। तो आपने तमाम चीज़ों जो भी आप एहतियात, जो भी तमाम चीज़ें आप करते रहिएगा मुहर्रम से, वो आपने जारी और सारी रखनी है, क्योंकि इस वक्त वो वक्त है कि जब बीबियों को कैदी बनाकर लेकर जाया जा रहा था, और उस वक्त ना सिर्फ जिन्नात बल्कि तमाम वो मखलूक़ात जो कि हमें नज़र नहीं आती वो भी उस वक्त अश्कबार थी। और अगर सिर्फ एक इशारा होता तो उस वक्त भी जो है वो तमाम तख्ता पलट जाता। लेकिन फिर भी जो बीबी का खिताब था यजीद के दरबार में, वो तारीख़ी अल्फाज के ये जो 2 दिन की चांदनी है ये तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ता क़यामत हुसैन और हुसैन के घराने का नाम ज़िंदा रहेगा। और यही कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और ये जो इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है एक बार फिर इमरान रशीद शेख साहब ने, जिनको हम लास्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थे, और डिफरेंट वे ऑफ वे से बात करते हैं। और एसोसिएशन पर आज हम बात करेंगे कि जो तमाम चीज़ों से मुंसलिक है। आपको खुशामदीद कहते हैं इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है इमरान जैदी साहब, जो कि बात करेंगे उस चीज़ पर जो पे हम शायद नज़रअंदाज करते हैं, वो हमारी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है। और एक घराना उससे चलता था, यानी चिंची माफिया के ख़िलाफ़ जो तमाम चीज़ों को कहा जा रहा है कि ये माफिया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो चिंची रिक्शों की बंदिश कितनी प्रॉब्लमेटिक है, इस पर बात करेंगे इमरान जदी साहब को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इमरान भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बताइएगा कि अब दोबारा मामूलात ज़िंदगी जब बैक टू वर्क होता है तो पहला दिन थोड़ा टफ होता है या रेगुलर होता है कि नहीं पता है कि क्या करना है? नहीं, ऐसा है कि शुरू से जो है एक हिस्ट्री चली आ रही है कि जब जुलूस वगैरह निकलते हैं तो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। 7 मुहर्रम को जो है वो कंटेनर्स पूरे सदर के एरिया में और बिजनेस कम्युनिटी के एरिया में लगा दिए जाते हैं। ठीक है। तो वो कंटेनर्स हटना शुरू होते हैं रात 12 बजे के बाद। ठीक है। तो वो सिलसिला जारी रहता है, तो वो पोजीशन नहीं होती वर्किंग की जो होनी चाहिए। ठीक है। तो जब फर्स्ट डे आते हैं 11 मुहर्रम को, तो मिला जुला रुझान होता है, कारोबार इतना नहीं होता है। लोग अपनी चीज़ें चेक करते हैं कि हम 3 दिन बाद आ रहे हैं तो मार्केट में कोई इशू तो नहीं है। तो एसोसिएशंस जो होती हैं, जैसे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का ये जिम्मेदारी थी कि वो तमाम महकमों के साथ मिल के, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ मिल के उनकी जगहों की पोजीशन ले रही थी, देख रही थी कि सिक्योर है, कोई मामला तो नहीं है। फिर उनको जो वर्कर्स वहाँ मौजूद होते हैं उनको खाना वगैरह देना 3 टाइम का, क्योंकि वो क्लोज़ हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका होता है, तो उनको 3 दिन खाना मुहैया करना होता है। फिर वो सीलें हटती हैं क्योंकि गवर्नमेंट सील लगा के जाती है, तो जब वो सीलें वगैरह हटती हैं तो फिर कारोबार ज़िंदगी बहाल होना शुरू होता है। यानी कल से हम बहाल होना देखते हैं, प्रॉपर्ली देखेंगे। इमरान जदी साहब आपकी तरफ आते हैं कि चिंची को जो बंद कर दिया गया, क्या ये सही इक़्तिदाम है? लेकिन हुकूमत जो आपकी मिनी बसेस थी उनके अगेंस्ट खुद प्रमोट किया गया, और फिर अब कहते हैं कि ये जो है वो वबाल जान है या ख़तरों से खाली गाड़ी नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं मेट्रो टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से हमें अपनी जो है आवाज़ आगे तक पहुंचाने का मौका दिया। देखिए, ये चिंची कोई आज की नहीं है कि ये 20 दिन 22 दिन हुए और रोडों पे आ गई और गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया। ऐसा ही है, ये 2007 से चल रही है। ऐसा ही है। और पहले चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा चलता था, ऐसा ही है। फिर वो बंद हुआ तो मोटर कैब रिक्शा, ये जिसको आप चिंची उर्फे हमें चिंची कहते हैं, ये मोटर कैब रिक्शा है। इसको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में हमारा केस हुआ था 2015 में, 1+4 अप्रूव हुआ था। सही है। और उसके बाद हमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशन के साथ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो रही है कि इसमें कितने लोग बैठेंगे, कितने इंच बड़ा होगा, छत कितनी होगी और इसके टायर कितने इंच के होंगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बाद हमें रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट दी गई। ठीक है। उसके बाद हम रोड के ऊपर गाड़ियां लेके और हमारे लोगों ने गाड़ियां खरीदी।
दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट कहती है बवाले जान है या एक्सीडेंट का बाइस है, तो एक एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी बनी हुई है। मैं बारहा हर प्रोग्राम में मीडिया के तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ उठा रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी की रिपोर्ट पेश करें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी कैजुअलिटी और कितनी डेथ है इन मोटर कैब रिक्शों से, और मजदा से कितनी है जो बाबा आदम के ज़माने की चल रही हैं। छतें लोड होती हैं, कितने लोग छत से गिरे उसके ऊपर, कितने लोग उसके नीचे आए। डंपर का आपको सिलसिला पता है किस तरीके की सूरत हाल थी। तो ये एक दिन का काम नहीं है। ये अगर हुकूमत आज जागी है और उसको आज ये ख्याल आया है तो ये पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। ऐसे ही है। हमने तो, हमारे लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन फिटनेस गवर्नमेंट की तरफ से जो देखे कि एक्साइज की रजिस्ट्रेशन है, एमवीआई की फिटनेस है और आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का रूट परमिट है, वो देख के हमने गाड़ियाँ ख़रीदनी शुरू की। या तो आप कोई पॉलिसी शुरू से तय करते कि जी कराची में हमें 10,000 रिक्शों की कैपेसिटी, हमें 10,000 देने, 15,000 देने, 20,000 देने। आपने फ्री पॉलिसी के ऊपर, जो जाहिर सी बात है जो भी शख्स ले रहा है वो डॉक्यूमेंट देख के ले रहा है, और आपने कोई लिमिट भी नहीं रखी उसकी। अनगिनत लोगों ने लिए। गवर्नमेंट के हिसाब से 36,000 है, हमारे हिसाब से 60,000 मोटर कैब रिक्शा। इससे भी ऊपर है, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही होंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर आपको कोई पाबंदी लगानी है या आपको इंतज़ामी मामलात हैं, इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन गैर आइनी तरीके से, गैर जो इसका जो तरीक़ेकार था वो गलत है। अगर आप स्टेक होल्डर के साथ बैठते, हमें आप बिठाते और हमसे आप मशवरा करते, तो हम आपके साथ बराबर से, हम यहीं के रिहायशी हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ट्रैफिक के निज़ाम में बिल्कुल खलल पैदा होती है, सिर्फ रिक्शों से नहीं होती, बाइकों से भी होती है, हर चीज़ों से होती है। हमारा मुतालबा शुरू से यही है कि हम पे पाबंद करें, हमें पाबंदी ना लगाएं हम पे। अच्छा, मैं एक बात मैं बोलूँगा इमरान साहब साहब कि परवान क्यों चढ़ी ये चीज़? परवान इसलिए चढ़ी कि अब अगर बात करते हैं मिनी बसेस की भी, उनका भी एक स्पेसिफिक किराया है। आपने यहाँ से यहाँ तक जाना, लेकिन किराया सेम होता है। अगर हम हसन स्क्वायर से बात करते हैं जेल रोड तक की, तो 20 रुपये में बंदा आराम से बैठ कर जाता। तो गरीब आदमी की पॉकेट पर एफिशिएंट था ये, यानी उसको पॉकेट एफिशिएंट चल रहा था, तो उसने इस चीज़ को प्रेफर किया है। आपके फ़र्ज़ करें, आप मेरे पास एक मोबाइल लेकर आते हैं, ज़ीशान भाई ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, अब मैं देखूंगा ये मेरी पॉकेट में है तो मेरे लिए अच्छा है ना, वरना जितना भी अच्छा हो मेरे लिए तो बहुत बुरा है वो। तो लोगों की इस तरफ रुझान इसी वजह से हुआ कि लोगों की रसाई थी उस तक। और ऑनेस्टली मुझे भी अगर छोटी जगह पर जाना तो मैं आराम से चिंची में बैठूं, और बैठ कर सफ़र था, लटक कर सफ़र नहीं था, जो कि एक बसों में है। तो मुझे बताएं कि क्या ये बहाल हो सकता है दोबारा? बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम इसके हवाले से हमने जो है तमाम कंसर्न इदारों को दरख्वास्त लिखी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन इस मुल्क में आपको पता है कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा ही है। सब ने इग्नोर किया। तो फिर हमने इंटेंशन हासिल करने के लिए जो है प्रेस क्लब पे 6 दिन भूख हड़ताल की। ठीक। वहाँ से थोड़ी सी हमें इंटेंशन मिली कि वो हमारे एक हमदर्द समझ लें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं कराची के, कासिम फ़खरी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मैं कमिश्नर साहब के पास लेके गए, कमिश्नर साहब से मुलाकात कराई, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मैं आप लोगों की कंसर्न इदारों से मीटिंग करा के कोई बीच का रास्ता निकालूंगा। मैं एक चीज़ और कहता हूँ इमरान भाई कि वाकई में चिंचियों की जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है कि ये मेन ट्रैफिक में बीच में चले जाते हैं। आप एक साइड रखें उनकी, उसके अलावा जैसे कि तो बसेस के लिए भी एक लेन बनी हुई है, लेकिन बसें भी बीच में चल रही होती सब कुछ, तो आप लेन्स रख कर चलाएं। हर मुल्क में हर जगह पर फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे मुल्क में एक फुकदान है कि अगर कोई चीज़ फैसिलिटी लोगों को मिलती है तो उसको ज़ाया कर दिया जाता है। देखिए, मैकेनिज़्म नहीं है ना। आप सिलसिला ये है कि मैं यूनियन हूँ, मैं एसोसिएशन हूँ, मैं इस वक्त कोर्ट में भी हूँ। इस वक्त हमारी जो दूसरी यूनियन थी वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आई है। ये सारी चीज़ें, हमसे राब्ता नहीं रखा जाता। इसकी क्या वजह है ये हमें समझ से बाहर है। दुनिया के तमाम ममालिक में एसोसिएशन जो होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होती हैं, कोऑर्डिनेशन में होती हैं। हमें किराए की हद तक तो हमसे राब्ता रहा और हमसे नेगोशिएशन भी हुई 2021 तक। 2021 के बाद हमसे राब्ता गवर्नमेंट का बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई कि कराची शहर के अंदर जब आपने कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई, फ्री पॉलिसी रखी है, तो रिक्शे इतनी तादाद में है कि जिसका दिल चाहता है वो रिक्शा, किसी प्लेटफॉर्म से नहीं चल रहे, वो जिसका जहाँ दिल चाहता है वो रिक्शा लेके जाता है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें प्लेटफॉर्म मैसर करें जिसमें हम अपने ड्राइवरों की तरबियत भी करें, और आप हमें एसओपीज़ दें कि ये इस कानून के तहत आप चलेंगे, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे।
और आप हम तो ये भी मुतालबा करेंगे आप कमेटियाँ बना दें जिसमें एसपी लेवल के लोग हों और कमिश्नर कराची की जो वो डिस्ट्रिक्ट डीसी वगैरह होते हैं वो हो और यूनियन हो, उनकी एक कमेटी तश्कील दे दें। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, हम भी बता देंगे कि हमारे लोगों की क्या गलती है और जो इदारों के लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनकी क्या गलती है। इस चीज़ को सीधा करने के लिए 60,000 रिक्शा ख़ानदान का मसला है, रिक्शे ड्राइवरों का। ये किसी एक फ़र्द का मसला होता, ये 1000-2000 का मसला होता तो ये इतना मामला तूल नहीं पकड़ता। अभी 60,000 लोग इस वक्त ड्राइवर फाका कशी क्या करने पर मजबूर है। और दूसरी चीज़ यही है कि एक चीज़ सिलसिला चलता है कि बच्चों की फीसेस यहाँ से जा रही है, घर का किराया यहाँ से जा रहा है। और इमरान रशीद साहब से भी बात करेंगे कि एसोसिएशन इनकी कितनी गवर्नमेंट के साथ बाउंडिंग है, या हम ये कहेंगे सिंध गवर्नमेंट की सतह पर अगर हम बात करें तो कितनी इनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ हम चलेंगे इमरान रशीद शेख साहब की तरफ। इमरान भाई, मुझे ये बताएगा कि आपकी, जैसे कि इमरान ज़ई साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो उस तरीके से तामुन नहीं करती है, इनसे लिंक में नहीं रहती, तो क्या आप, क्योंकि यू आर द ऑल्सो एसोसिएटेड हैं, आप एक एसोसिएशन से जो कि मार्केट को केटर करती है, ये जो बात इन्होंने की है तो इसके हमारे साथ बिल्कुल अगेंस्ट है सिस्टम। हमारे साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। दूसरा ये है कि एक इदारा बना है CPLC, जो मोबाइल स्नैच होते हैं उसको रिकवर करते हैं। यानी कि मिलते नहीं हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह हर 1-1.5 महीने बाद हम लोग तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के मोबाइल जो रिकवर होते हैं वो लोगों को देते हैं। ज़बरदस्त। और उसकी बाकायदा वो होती है, तकरीब होती है, IG साहब होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हम होते हैं, और वो लोगों को दिए जाते हैं। पहले ये सिलसिला बदकिस्मती से अच्छा नहीं था, लेकिन इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और इसमें जो है असल में लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं ज़ीशान भाई, लोग मायूस हैं। जैसे भी आपने बोला कि मिलते नहीं हैं, लोग कंप्लेन नहीं करते। जब मैं अपनी घूमने वाली चीज़ की कंप्लेन नहीं करूँगा तो वो कैसे मुझे मिलेगी? कैसे है? वो तो यूज़ होती रहेगी। अभी CPLC ने जो तेज़ी दिखाई है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है, हमारे कई चेयरमैन हैं जो इस पे वर्क करते हैं, जिनको अथॉरिटी है, मुझे भी अथॉरिटी है कि मैं किसी भी CPLC किसी भी मोबाइल की वेरिफिकेशन कर सकता हूँ CPLC से। तो उसमें ये होता है कि अगर मेरे पास कोई सेल होने आता है, हमारी एक SOPs बनी है IG साहब के साथ, हम दुकानदारों को वो SOPs दे चुके हैं कि आप कोई भी मोबाइल परचेज़ करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कराची का NIC होना चाहिए जो बेचने आ रहा है। दूसरा, वो किसी और का NIC नहीं देगा, सही है, अपना ज़ाती देगा। तीसरा ये है कि जब वो देगा तो आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे CPLC से, मोबाइल की या बंदे की? मोबाइल की, सही। कि ये मोबाइल, ये IME मेरे पास बिकने आया है, आपके रिकॉर्ड में है या नहीं है। सही सही, अगर वो रिकॉर्ड में है तो हमें उस बंदे को पकड़ना होता है, सही। और हमारे पास फौरी तौर पे विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स इदारे के लोग आ जाते हैं, वो बंदा पकड़ा जाता है और मोबाइल रिकवर हो जाता है। अगरचे वो CPLC की वेरिफिकेशन में क्लियर आ रहा होता है, जैसे ऐसा भी होता है, पॉसिबल होता है कि आपका मोबाइल स्नैच हुआ लेकिन आपने देर कर दी कंप्लेन करने में, और वो बंदा फर्दर आ गया बेचने के लिए, तो वो तो क्लियर आएगा। कंप्लेन नहीं हुई तो वो क्लियर आएगा CPLC में, तो वो परचेज़ कर लिया। अब हमने चूँकि परचेज़ कर लिया लेकिन उसकी NIC ली हुई है, तो जब कल आप कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन के अगेंस्ट में आपके पास बॉक्स होगा, आप वो लेके आएंगे, तो जिससे हमने NIC ली होगी और फ़ोन नंबर लिया होगा, हम उसे बुलवा लेंगे और इस तरह उससे लेकिन आजकल तो वो कहते हैं ना कि किट्स आई हुई हैं, मोबाइल के साथ डब्बा नहीं है, तो विदाउट डब्बे वाला मोबाइल तो ना लें। नहीं, जो किट्स आ रही हैं वो भी तकरीबन बैंड हो गई हैं, अब नहीं है, ना होने के बराबर होता जा रहा है सिस्टम। क्योंकि देखें, थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है माजरत के साथ। एक मोबाइल गरीब की पहुंच में आता है जो यूज़ आता है, ऐसा ही है, तो वो गरीब वो तो ख़रीद सकता है, डब्बा पे एक मोबाइल डबल कीमत का है, वो कैसे ख़रीदेगा? ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन मोबाइल्स को भी लीगल करे, PTA अप्रूव करे। PTA के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक बात कहता हूँ, PTA वाले हरकतें जो विद सॉरी मैं पाकिस्तान के लिए कहूँगा,
ये पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं। पूरी दुनिया में आपको ये कहा जाता है, इवन तो मैं इंडिया की बात करूंगा जहाँ पे देखिए बुराई है, वहाँ पे अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। इंडिया के अंदर ये है कि बच्चा जब तक देखेगा नहीं, वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो कैसे आगे चलेगा। अगर अब इन्होंने एक 3 महीने का स्पेल दिया है, फर्ज करें 3 महीने के बाद किसी की तबीयत खराब है या किसी ने 10 दिन एक्सटेंड करा लिया, 15 दिन एक्सटेंड करवा लिया, और वो बंदा जो है वो मोबाइल से तो फिर बैठ गया ना, क्योंकि 3 महीने की रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके बाद से जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, आपका मोबाइल अनअप्रूव्ड पे चला जाएगा और इससे काम नहीं करेगी। चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर 1.5 लाख का मोबाइल है तो लाख रुपए चार्जेस हैं। नहीं, और वो सेव वाला मोबाइल है, PTF यहाँ का इतने का मोबाइल नहीं है जितने के उसके ऊपर चार्जेस ऐसे ही चार्जेस। तो लोग सेव वाले की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये वजह है, तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ नरमी करनी चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी लेके आनी चाहिए जो गरीब की पहुंच तक हो सके मोबाइल। और वैसे तो देखा जाए कि हमारा, अगर हम मोबाइल इमरान भाई यूज़ कर रहे हैं, मैं जैदी साहब आपसे भी यही सवाल होगा कि अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इटसेल्फ हम कंपनीज को भी तो फ़ायदा दे रहे हैं ना। अगर मैंने कोई फ़र्ज़ करें इमरान रशीद साहब ने रशीद के नाम की सिम ली और आपके पास जैदी साहब की सिम है, तो आप जैदी और रशीद साहब को तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना। अब मोबाइल पीटीए वाले जो है वो उनसे क्यों नहीं पैसा इकट्ठा करते, हमसे ही क्यों इकट्ठा करना? ये मेरा एक सवाल है, ये पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों इस तरीके से है। मुझे तो इस बारे में नो हाउ नहीं है। चले उनसे पूछते आ जाए। देखिए, मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी सही बना ले, रिकवरी बहुत आसान है। लोग, मैंने कहा ना कि ताजिर बरादरी बिलखुसूस कराची के ताजिर जो है, अगर आप उठा के देखें हिस्ट्री, तो पाकिस्तान को चला रहा है पूरा कराची, इतना टैक्स देता है, पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। तो ये ताजिर बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनको बांधा हुआ है। ताजिर के साथ ये लोग बहुत कुछ करते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाती है। जैसे आपके लिए सवाल आया कि मुझे ये बताइएगा कि रिक्शे के पीछे जो है वो नंबर प्लेट्स, नंबर पहले तो नहीं होते थे लेकिन अब अलॉट किए हैं उन्होंने, और साथ साथ जो है वो अब अगर नंबर पे प्रॉब्लम आती है खुद ही अलॉटिंग करते हैं और उसके ऊपर भारी जुर्माना डाल देते हैं। तो इस तरीके से तो ये ना चलवाने वाली बात है। तो आप बताएं कि उस सिनेरियो में लोग क्या करें। देखिए, इस शहर में सिर्फ रिक्शे पे ही नहीं है, ये अपना नंबर प्लेट का मसला बाइकों के साथ भी है। रोज़ाना की बुनियाद पे बाइक वाले भी चीख रहे हैं, चलान हो रहे हैं। पहले एक नंबर प्लेट दी उन्होंने, वो लोगों ने परचेस करना शुरू की, फिर वो दोबारा जो है उन्होंने कहा नहीं, इस पर कोई स्कैन कोड आएगा, नई नंबर प्लेट। तो ये सारी पॉलिसी का मसला है, मैकेनिज़्म नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि इनको, मुझे समझ नहीं आता है कि ये काम हो जाने से बाद ये क्यों जागते हैं। सही है। अगर जब एक दफ़ा नंबर प्लेट गलत बन रही थी तो पहले ही उसको देखना चाहिए था। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इन सब चीज़ों को चेक करना। अब बात ये कि हमें तकलीफ़ है, हम बोल नहीं रहे कि इलेक्ट्रिक की तरफ से तकलीफ़ है, लोग नहीं निकल रहे, तो उसका सिला ये कि आप जो दिल चाहे इनके ऊपर। यहाँ पर मसला ये है ना इमरान भाई, मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं इसका पूरा क्रेडिट आपको फिर अहमद शाह साहब को दूंगा। जो अहमद शाह साहब जो कि आपको लेकर आए, बहुत अच्छे प्यारे से भाई हैं हमारे, काफ़ी अरसे बाद दीदार करवा देते हैं कभी कभी। तो हम ये कहते हैं, हम वैसे जैसे चांद को देखते हैं ना, इनको देखते हैं हम, ये भी आपकी वजह से हमने देखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान भाई मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा नुमाइंदा नहीं है। आज मुझे ये बताएं कि आप, ठीक है, आप लीड कर रहे हैं, आप एक एसोसिएशन से वाबस्ता हैं जो कि इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करी है, लेकिन वो तमाम लोग तो यहाँ अकोमोडेट नहीं हो सकते ना, ऑनेस्टली बात है। ठीक है, एक बंदा तो ऐसा हो जो जिदार हो, जो कि बैठकर बोले कि भाई ये गलत हो रहा है, जो कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई नहीं आता। देखिए, बात तो ये है कि मैं भी डर डर के बोल रहा हूँ, और बोलने का सिला ये है कि अगर मैंने 2-3 चैनल पे सच बातें बोली तो उसका सिला ये है कि इस वक्त अभी मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ और रास्ते में मुझे फ़ोन आया है कि मेरे जो कुछ एक मेरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ था रिक्शों का, उस पर मेरा एक रूट परमिट है। अब वहाँ पे ये ज़्यादती हो रही है कि वहाँ बदमाश खड़े किए हुए मुझे सिर्फ मेरी ज़बान बंद कराने के लिए कि मैं ना बोलूँ जो बातें मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे लोगों को मारा गया, मेरे ड्राइवरों को मारा गया। इस वक्त तो मैं प्रोग्राम में मौजूद था, तो मैं यहाँ से फ्री होकर सीधा वहीं जाऊँगा। बल्कि इतना मारा गया मेरे लोगों को, उनके सर्वर खोल दिए, लहू लहान कर दिया। तो सूरत हाल ये है कि दबाने की कोशिश की जाती है, खौफ में नहीं बोलते। मेरी तो रोज़ी इससे जुड़ी हुई है, मेरा काम ही यही है। मैं अपने लोगों के लिए और अपने ड्राइवरों के लिए, अपने लिए किसी के ऊपर एहसान क्या करना, मेरी अपनी भी रोज़ी है। मैं अपने ख़ुद के लिए भी निकला हूँ तो मेरे पीछे लोग भी निकले, ऐसा ही है। और जब हम प्रेस क्लब पे बैठे थे तो माशाल्लाह से हमारे हर कराची के हर एरिए से ड्राइवरों ने वहाँ शिरकत की, और हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए उस पर सब बाकायदा, उनकी रोज़ी का मसला है, वो इस वक्त मजबूर है
फाका कशी पर मजबूर हैं। अगर हमारे एक ड्राइवर है अजमल चाचा, वो इतने दिल बर्दाश्त हो गए थे कैंप में, वो उनको माइनर से अटैक हुआ, बात करते करते जज्बाती हुए गिर गए, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले गए, अभी हमने उन्हें आराम करवाया हुआ है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि इनकी रोज़ी का मसला है, अगर ये खाने को इनको नहीं मिलेगा, ये रिस्क हलाल कमा रहे थे, अगर आप इससे इनको रोकेंगे तो ये मज़ीद क्या करेंगे, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। नहीं है दूसरी बात, फिर स्नैचिंग्स आम होंगी, फिर डकैतियां आम होंगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी कल पढ़ी और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरी वायद को कोई नेगेटिव ना ले, ना शेख साहब नेगेटिव ले, ना जैदी भाई नेगेटिव ले, ना देखने वाले नेगेटिव लें, लेकिन बड़ी अच्छी एक बात थी वाक़या करबला से कि हमें यजीद नहीं बनना, क्योंकि यजीद की जो हुकूमत थी बड़ी रोशन हुकूमत थी, लेकिन 4 दिन की थी। कहते हैं ना कि अभी भी अगर हम बात करते हैं तो बीबी का वो खिताब कि 4 दिन की चांदनी के बाद जब सूरज तुलू होगा तो मेरे हुसैन का नाम हर जुबां पर होगा और तुझे कोई याद भी नहीं करेगा। और अगर हम वाकई में यजीद को याद करते हैं इमरान शेख भाई, तो हम क्या कहते हैं, ये तो है ही यजीद, इसने तो इस इंसानियत नाम चीज़ की नहीं, ठीक है, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते। और वो हाफिज कुरान था, कहते हैं कि मुसलमान था, हाफिज कुरान था। और दूसरी ये चीज़ कि कुरान पाक की आयत खोल खोल कर पढ़ा था कि अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे चाहे जिसे जिल्लत दे, और उसके बाद भी आपको हक और बातिल में फ़र्क करना है। जो कि चीज़ें आपने अभी कहीं, जब शाम के मैदानों से बीवियों को गुजारा जा रहा था तो उस वक्त ये नहीं बताया था कि आया कौन है, किस घराने से इनका ताल्लुक है। ये बताया गया था कि जो बागी औरतें और बच्चे हैं उनको सरेआम लेकर आया जा रहा है ताकि आपको पहचान हो कि ये लोग बागी हैं। उसी में एक औरत ने पहचाना कि ये खानवादा रसूल है। तो ये वाली चीज के पहचान, और वो वाली चीज ना कि जो मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा है, जो कि आखिरी मोमेंट पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ यजीदी फौज से उठकर आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ना सिर्फ तौबा कबूल होगी बल्कि मैं इस चीज का जामिन हूं कि तुम जन्नत में जाओगे। वो हुर। तो मसला ये है कि अगर हम ये चीज़ देख लें कि ज़िंदगी में हमें कैसे चीज़ों को अकोमोडेट करना है, तो मुझे ये बताइएगा इमरान भाई कि हम जैसे कि एसोसिएशंस होती हैं, चीज़ होती है, अच्छा नया कारोबार जो करने जा रहा है, अक्सर लोगों का ये डर होता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आप नए कारोबार वालों को भी सपोर्ट करते हैं? सर हम तो हर एक को वेलकम करते हैं जो अपनी रोज़गार अच्छी करना चाहे। हम उन लोगों के एंटी होते हैं जो गलत कारोबार करते हैं। असल में मैं आपको फिर वही बात कहता हूँ कि हमारा मुल्क माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नेमतों से नवाजा है। ऐसे ही है, और इतनी नेमतें हैं कि अगर इस मुल्क को सही तरीके से चलाया जाए तो विद इन अ डेज, यानी कि मैं महीने नहीं कहूँगा, दिनों में पाकिस्तान चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक चीज़, प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब आएंगे तो इस चीज़ की तस्दीक आपसे करेंगे कि इनकी गाड़ी की ना, मैं अल्लाह ताला की बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ही है। चेन सही करवा रहे थे, जगह जगह स्पॉकेट का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। हम शायद 8 मुहर्रम की रात को, डायरेक्टर साहब 8 मुहर्रम की रात थी ना, तो हम गए तो इन्होंने चेन सही करवाई, और चेन सही करवाने के बाद बंदे से कहा कि मैंने 3-4 जगह जो है इसको सही करवा लिया, ये सही नहीं हुई। तो उस बंदे ने सिर्फ एक वर्ड बोला था, इंशाल्लाह अब ये खराब नहीं होगी। और यकीन करें कि उसी पर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो खराब नहीं हुई, क्योंकि एक लफ्ज था इंशाअल्लाह, लेकिन उसकी बरकतें और रहमतें जो मौजूद थी। तो हमें अपनी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ लेकर एसोसिएट करना है। क्या कहेंगे इस बार? बिल्कुल हकीकत है, और मुखलिसी के साथ। असल में देखें हमारा बैड लक भी यही है कि हम सब, इवन कि मैं भी हो सकता है कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि अपनी वो तरजीहात मुहैया नहीं कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और एक से एक पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन लोग मौजूद हैं, ऐसा ही है। लेकिन उनको आगे आने देना चाहिए, उनसे वर्क लेना चाहिए। और ये जो हमारे इदारे हैं ना, CSS वगैरह, ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये होते हैं, इनमें सही लोगों को आगे आने देना चाहिए। सोर्स का मामला ख़त्म होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि एक चीज़ होती है ना, हमारे यहाँ सोर्स का मामला तो होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इमरान रशीद शेख साहब या इमरान जैदी साहब, आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, 1 बाय 1 मेरा सवाल है। फ़र्ज़ करें मैंने आपसे कहा कि मुझे ये, अच्छा फ़र्ज़ करें आपकी एक रसाई है, मैंने कहा कि यार ये मुझे ऐसे कब चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो मुस्कुराती सुबह व ज़ीशान नज़र। अब आपकी रसाई भी है, एक कॉल पर काम भी हो जाएगा, लेकिन हमारे ना प्राउड आ जाता है, अच्छा इससे मुझसे बात की, इसकी कॉल को डिनाई करो, इसको वेट पर डालो।
इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैं वही बात तो मैंने की है कि अगर जहाँ तक मेरी अप्रोच है, मुझे काम करना चाहिए। अगर मुझे खुशी होनी चाहिए कि मुझे किसी ने कोई काम दिया। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे नसीहत करते थे कि बेटा आपके दरवाजे पे अगर कोई वो आता सवाली तो उसको खाली नहीं जाना चाहिए। आपका ये पहला काम होना चाहिए कि उसको जो है ना सुने और उसका मसला हल करें। और उसके बाद जब हाईलाइट जो करते हैं लोग, फर्ज करें मेरे अंदर मैं कैंसर पेशेंट हूँ, अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार ये मसला ही है, लोग उसको हाईलाइट क्यों करते हैं? मुझे ये बताएगा कि करना कराना कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाईलाइट बड़ा करते हैं लोग चीज़ों को। गलत है, 100% गलत है। नहीं, असल में मैं थोड़ा आपकी बात काटूंगा। असल में सिलसिला ये है कि सुनते आपके साथ आपके दुख में बड़ा रोक है, और फिर उसको जब बयान करते हैं दूसरों के आगे, ये इंसान की फितरत है कि आपके सामने वो जो है आपका हमदर्द होगा, आपकी पीठ पीछे, ये इंसान की फितरत है। जबकि असूल तो यही है कि आप अगर कोई आपसे अपना दुख बयान कर रहा है तो आप उसके दुख नहीं, हमारा मजहब तो ये कहता है कि साथ दें तो इसको ना पता हो। यहाँ पे तो रुपया देते भी नहीं, फिर भी बता दें। अब आपने एक जैसे बात की कि वो इख्तियारात किसी के पास हो, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि ये रिक्शे वालों की कोई वर्थ नहीं है, हमारी किसी की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन गलत है ना ये? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब आपका और मुख्तलिफ चैनलों का, मैं 60,000 जितने हमारे गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं, आप यकीन करें उन सब की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ उन चैनल्स का जिन्होंने हमें अपना प्लेटफार्म मुहैया किया। और हमारी तकलीफ़ आप लोगों की वजह से ये हुआ कि जब हमारे प्रोग्राम चले तो शर्जी इनाम मेमन साहब है, मोहतरम है, काबिल एहतराम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन उनके पास जो है वो सही फैक्ट एंड फिगर नहीं थे। जो उनको बताया गया वो गलत बताया गया कि 11 शाहराहों पे पाबंदी है। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं एक आपके तवस्सुस से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि सर 11 नहीं 20 शाहराहों पे पाबंदी है, 20 शाहराहों पे पाबंदी, बिल्कुल ठीक है। दीवार से लगा दिया है। जो चीखे जो हम कराए रोए ना, इसी वजह से रोए कि हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया। ऐसे ही है। दूसरा ये कि वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब ने फरमाया कि ये रिक्शे पंजाब से आते हैं। हाँ। तो पंजाब से तो आते हैं, टूल टैक्स दे के आते हैं। सही है, प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कंपनियों को लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है, PSQC स्टैंडर्ड का लाइसेंस भी है। ठीक है। फिर जब प्रोविजनल को फेडरल को अलग टैक्स देते हैं, प्रोविजनल को टैक्स अलग देते हैं। नहीं, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप माइंड ना जी, करें, बिल्कुल। ठीक है। मकसद ये है कि इमरान भाई की कंपनी इस्लामाबाद में मौजूद है, अब आपने उसके कप्स खरीदने हैं। अब आप देख रहे हैं कि पूरा कराची उनके कप्स खरीद रहा है, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी कि इमरान भाई से बोले अपनी ब्रांच खोलो यहाँ पर, हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे, पंजाब से नहीं आएगी गाड़ी, आप मैन्युफैक्चरिंग कराची में स्टार्ट करवा दें। कराची में भी कंपनी है, शम्स पावर की कंपनी ठीक है, है। और बहुत बेहतरीन कंपनी है कराची नहीं, जिसके में। ऊपर पाबंदी की बात कर रहे हैं ये लोग, तो जी। उस कंपनी को पाकिस्तान कराची ले आए। नहीं, पाबंदी की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि रिक्शे इस्लामाबाद में आते हैं, वो लाहौर से आते हैं, वहाँ कहीं चलते हैं, तो आपने परमिशन दी है तो वो आते हैं ना, टूल टैक्स दे के आते हैं, फिटनेस रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट, जो प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसने लाइसेंस दिया है, आपका RTA उसको परमिट देता है, सारे टैक्सेस पे करते हैं। दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि मैं 2000 रिक्शों के लिए क्या 1 लाख जो शाहरा फैसल पे गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो मैं उनके गोश गुजार करता हूँ कि हमारा कोई रिक्शा 1+4 शाहरा फैसल पे नहीं चलता, II चुंदीगढ़ रोड पे नहीं चलता, ICI पुल पे नहीं चलता। और जहाँ कोई मेन आर्टरीज हैं, अब जो आर्टरीज आपने बंद किए वो तो एक आबादी से गरीब तबका जो कि ना कैब इस्तेमाल कर सकता है ना रिक्शा इस्तेमाल कर सकता है, 1+2 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, तो वो औरंगी से सरजानी जाने के लिए शेरशाह सूरी रोड यूज़ करता है, वो आपने बंद कर दिया। शाहरा औरंगी बंद कर दिया, वहाँ से आप निकल ही नहीं सकते, दीवार से लगा दिया। नहीं, इसका एक नियम बदला, क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं इमरान भाई, कि आप जितनी भी जो आपका सर्विस रोड्स हैं उसके ऊपर चलाएं, मसला नहीं है ना, आप मत आने दें उनको रोड पे। मैं खुद कहता हूँ चलें जी, बड़ी हमारे यहाँ पे कोई लग्जरी गाड़ी, हम तमाम जो है ना BMW में घूमते हैं, मान लिया, वो भी मान लिया। आप अपने जितने भी जो फुटपाथ हैं जिसकी अगेंस्ट लोगों ने गाड़ियां जहां पार्क की होती हैं खत्म करवाएं, सर्विस रोड पे से वहां से चिंची चलेंगे। ये ना सिर्फ आपकी आवाज है बल्कि हमारी भी आवाज है, क्योंकि मैं हर जगह पर 70 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप ये माजरत के साथ ये देखें, जो ग्रीन बस शुरू की है, जी जी, तो उसकी वजह से कितने रोड ब्लॉक्स हो गए। ऐसा ही है। उस बस में कितने लोग सफर करते हैं। 25 लाख की आबादी है सरजानी की, और ग्रीन बस
का जो टारगेट था वो ये था कि 1 लाख लोगों को रोजाना सफर देगी। क्या 1 लाख लोगों को सफर नहीं हो रहा रोजाना ना, दे रहे हैं? नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। ये मोटर कैब रिक्शा। अच्छा, दूसरी आपकी तवज्जो से एक गुजारिश और है कि मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप आवाज़ उठाएं कि ये वो जो कैब है, करीम, उबर, बाइकिया, ये किसने इनको परमिशन दी हुई है? ये रोड के ऊपर सिंध गवर्नमेंट की परमिशन से चल रहे? ऐसा ही है। ये आप देख लें, इनके पास किसी चीज़ की परमिशन नहीं। बिल्कुल जी। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और अहमद भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान जैदी भाई एक दफा और आए हमारे प्रोग्राम में और अपने साथ 2-3 रिक्शा ड्राइवर्स को लेकर आए। मैं इजाजत दें, मैं 10 को लिया। मैं क्यों के लेकर आना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, मैं अगर बात करूंगा हमारे क्या कहते हैं शाह साहब बात करेंगे, शेख साहब बात करेंगे, तो हम वो बयान नहीं कर सकते। देखिए, मैं बीमार हूं ना, मुझे पता है कि मेरी क्या तकलीफ है, मैं उनके तासुरात दिखाना चाहता हूं कि भाई आप ये मैं बिल्कुल अहमद शाह से हम ये बात करते हैं। और इमरान रशीद शेख साहब आपका शुक्रिया, इमरान जैदी भाई आपका शुक्रिया। जाते जाते इमरान रशीद शेख साहब की एक वीडियो क्लिप है, उसको हम देखेंगे और मैं चाहूँगा इस सेगमेंट से इजाज़त, और साथ साथ आपको दूसरे होस्ट ज्वाइन करेंगे अपने प्रोग्राम रोशनी के सफ़र में, और साथ साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चूल्हा बंद होता है तो फिर जो दिल से आह निकलती है वो डायरेक्ट अर्श से उठती है, फर्श तक जाती है। और इसी के साथ साथ आपके जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और मुझे और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब्दुल्ला आपको ज्वाइन करेंगे। अल्लाह निगहबान। इमरान रशीद एक बाहिम्मत और बहादुर शख्सियत का नाम है जो बहादुरी, हौसले और जुर्रत की पहचान है। इन्होंने जिंदगी के कई नशीब व फराज का बेखौफी से सामना किया और हर चैलेंज का दिलेरी से मुकाबला किया। इनका हौसला नौजवानों के लिए मिसाले राह है। इमरान रशीद शेख 25 दिसंबर 1974 में पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके वुज़रटा लाइन में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आयशा बावानी स्कूल से हासिल की। बचपन से ही परेशान लोगों की मदद करना और बुरे वक्त में दोस्तों के काम आना आपका पसंदीदा मशगला है। समाजी खिदमत गुजार होने के साथ साथ आप एक बेहतरीन स्पोर्ट्स मैन भी हैं। आपको क्रिकेट से बेहद लगाव है और यही वजह है कि ज़माना तालिब इल्मी में जब आप 8वीं जमात के तालिब इल्म थे तब आयशा बावानी क्रिकेट एकेडमी के कप्तान मुकर्रर हुए और 3 साल तक कप्तानी करते रहे और इसी दौरान स्कूल के लिए कई टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज अपने नाम किए। बाद अज़ा इस्लामिया साइंस कॉलेज में बतौर कप्तान सिलेक्ट हुए और वहाँ भी मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स अपने नाम किए। इसी दौरान सियासत में भी कदम रखा और सियासत में लोगों की खिदमत करते रहे। तालीम के साथ साथ कारोबारी दुनिया में कदम रखा और मोबाइल के बिजनेस से मुंसलिक हुए। सन 2002 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन बने और ताजिरों के हक में हर प्लेटफॉर्म पर बात करते रहे। बात करें 2007 की कि जब कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के मेंबर बने, इसी दौरान सानेहा बोल्टन मार्केट पेश आया और आप मार्केट की बहाली में पेश रहे। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के मेडिकल और डिजास्टर के चेयरमैन बने और साथ साथ समाजी काम सरअंजाम देते रहे। आपको इन्हीं ग्राहक कदर खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ शोबों में 42 से ज़ायद अवार्ड्स और एजाज़ात हासिल करने का एजाज़ हासिल है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के दौरान जब लोग काफ़ी परेशान थे तो उस दौरान आपने गरीब, नादार, मुस्तहक और सफ़ेद पोश अफराद के लिए बढ़ चढ़ कर खिदमत की।
यहाँ तक आप खुद कोरोना वायरस का शिकार हुए, मगर इसके बावजूद आपने लोगों की मदद करना ना छोड़ी और इंसानी हुकूक के हवाले से भरपूर अंदाज में खिदमत सरअंजाम दिए, जिस पर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से आपको मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। आप पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के मेंबर भी हैं, जबकि निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और जिन अस्पताल में फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज जारी रखी। अब बात करते हैं कारोबारी दुनिया की। 2019 में दोस्तों के साथ मिलकर ट्रू पावर्स के नाम से एक कंपनी का आगाज किया, जहां सोलर इनोवेटर, यूपीएस, एवीआर वगैरह की डीलिंग होती है। इमरान रशीद शेख अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, दुबई, थाईलैंड और इंडिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा भी कर चुके हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, अस्पताल और नेवी और दीगर फोर्स के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बेहतरीन काम करते रहे। यही वजह है कि आला मेयार और बेहतरीन सर्विस की वजह से आपको काफ़ी पजीराई हासिल हुई। इमरान रशीद शेख इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, इत्तेहाद बैनुल मसालिक और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए भी काफ़ी मुतहरिक हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप हर प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं और उन मजलूम मुसलमानों के लिए उनके साथ खड़े हैं। गज़ा के मुसलमानों की बात की जाए तो उनके लिए इमदाद के लिए भी हर प्लेटफॉर्म पर मुतहरिक रहते हैं। इमरान रशीद शेख मुस्तकबिल में मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इमरान रशीद शेख के नेक और जायज़ मकासद को भरपूर अंदाज में पूरा फरमाए, क्योंकि गुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।